बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पंजाब भर में 108 नए मरीज़ आए हैं और हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं 3 से 4 अमवात भी शहर लाहौर में हो रही हैं। ज़रूरत अब इस समर की है कि वो जो एहतियाती तदाबीर हम भूल चुके थे, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगता है जो रिंग टोन हम फ़ोन किसी को डायल करते हैं तो जो एक मैसेज दिया जाता है उसका मकसद यही है कि आप जो चीज़ें भूल चुके हैं वो दोबारा से आपको रिमाइंड कराया जाए। अलबत्ता ये चीज़ें भूलने वाली तो नहीं थी क्योंकि बार बार कहा जा रहा था बाकी ममालिक में भी कोरोना की दूसरी लहर जो आई उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, कोई ख़ास करम है कि हमारे ऊपर ये उस तरह से कोरोना के असरात नहीं हैं, लेकिन अगर हम हालात नॉर्मल रखना चाहते हैं तो हमें एहतियात करनी है। वो चीज़ें जो कि हमने एक्सट्रीम जब कोरोना था हमने अपनाई, अब दोबारा से हमें उसी फेज़ में आने से बचना है, एहतियात करनी है। एहतियाती तदाबीर ही वाहिद इसका एक हल है। आप ज़रूर जाएं, बाज़ारों में ज़रूर जाएं, अपने ज़रूरी काम निपटाने के लिए घरों से बाहर निकलें, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। जो हालात हैं, मौजूदा सूरत हाल है, शो में आगे चल के आपको वो भी दिखाएंगे कि जो रवैये हमारे हैं ये बेसिकली सबसे अहम है, चीज़ों को बनाने में भी बिगाड़ने में भी। तो ये रवैये किस तरह से हम बदल सकते हैं, वो क्या क्या अनासर हैं जो हमारे रवैये मिलजुल कर जो हैं वो सामने आते हैं। किसी एक इंसान का किरदार हम देख लें अच्छा है, 3-4 लोग अगर बाहर मौजूद हैं और वो इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं कर रहे तो फिर इससे नताइज बेहतर हासिल नहीं होंगे। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझना है। आगे चल के प्रोग्राम में इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, कुछ शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज मौसम कैसा है। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताइए मौसम कैसा रहेगा आज? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन मौसम में ग्रेजुअली तब्दीली जो है वो उसका सिलसिला जारी है और दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी जो है वो देखने में आ रही है। और आज अगर बात की जाए सुबह के वक्त के दर्जा हरारत की तो सुबह 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और चूँकि मौसम जो है वो ग्रेजुअली तब्दील हो रहा है तो स्मॉग के खदशात भी जो है वो शहर में मंडलाने लगे हैं और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 234 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो ये शहरियों के लिए जो है अनहेल्थी इन्वायरमेंट जो है वो कहा जा सकता है। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि कोरोना के खदशात भी जो है वो पहले से शहर में मंडला रहे हैं, तो इसलिए स्मॉग से बचने के लिए भी जो है मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी जो है वो किया जाए। और दूसरी जानब अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है और दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानब अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 58%, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 35% तक जाने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब कम होने की वजह से भी जो है वो हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हुई है। और महकमा मौसमियात का कहना है क्योंकि मौसम आइंदा 2 से 3 रोज़ तक खुश्क रहेगा, लेकिन शहर में ठंडी हवाएं चलने से जो है वो दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान। ठीक है जी, दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है, एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि हम देख रहे हैं मौसम की तब्दीली के साथ असरात जो हैं वो भी देखने में आ रहे हैं। गला ख़राब हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम के शिकायत हैं और कोरोना के भी यही अलामात हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। पहली खबर हमारे पास है, आटा मजीद महंगा करने का प्लान, 20 किलो का थैला 860 से बढ़ाकर 950 रुपए किया जाए। महकमा खुराक। ट्रेनों में बुजुर्गों, बच्चों और माजूरों के लिए रियायत खत्म, निजी कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया। सीसीपीओ ने अपने बिजनेस पार्टनर 3 भाइयों को कत्ल की धमकी दे दी। मुश्तिल अंदाज में नाजेबा गुफ्तगू पर फरियादी खातून फोन बंद करने पर मजबूर। क्या अब सारा दिन फिरदौस मार्केट अंडरपास पर बैठूं? बरवक्त तकमील न होने पर डीजी अफसरान पर बरहम।
जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है दुर्रे नायाब? दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है हमारे पास, आटा मजीद महंगा होने जा रहा है, इसका प्लान बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि आप इस प्रोग्राम के अगर आर्काइव में जाएं तो मैंने और आपने बारहा ये डिस्कस किया है कि जनवरी फरवरी में बिल्कुल आपको आटे की किल्लत तो बहुत दूर की बात, आपको गंदम भी अवेलेबल नहीं होती। ऐसे ही है। और ये एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बात की जो फूड डिपार्टमेंट में बहुत अहम सीटों पे आपकी गंदम की परचेज और प्रोक्योरमेंट के सारे प्रोसेस में रहे। इस गवर्नमेंट ने जो भी वादा किया जी कि हमने रिकॉर्ड गंदम स्टोर कर ली, हमने रिकॉर्ड गंदम खरीद ली, इनफैक्ट आज हम बैरूनी जो गंदम है उसके मुंतज़िर हैं। बिल्कुल। और जब तक वो गंदम नहीं आ जाती, नहीं पहुंच जाती, जब तक यहाँ पे उसकी खपत शुरू नहीं हो जाती, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते। महकमा खुराक ने आपको ट्रू पिक्चर दिखाई है और उन्होंने कल को जो उनकी तरफ आना है इस गवर्नमेंट ने, उन्होंने बर वक्त आपको बता दिया जी कि अब महंगाई नागुज़ीर है। बिल्कुल। और आप जो थैला आज कोई 860 रुपये अफोर्ड नहीं कर रहा, आप इतनी ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि आपको सहूलत बाजार लगा के महंगाई कंट्रोल करने के लिए 860 का थैला भी 840 पे बेचना पड़ रहा है। आपने 20 रुपये उसमें भी घटा के बेच रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी लेने वाले नहीं है क्योंकि आपकी सकत ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे। लोग तो 2 किलो 5 किलो 10 किलो आटे पे चले गए। 20 किलो आटे का थैला तो अब बहुत ही मतवसत तबके में भी चंद लोग लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गंदम जिनके पास थी, हमारे गाँव और पिंडों के ये हालात हैं कि गंदम जिसके पास होती थी अमूमन वहाँ पे लेन देन चलता रहता था। एक घर जाते थे, दूसरे घर से गंदम मांग लेते थे। इस वक्त जो गंदम स्टोर करने का गांव में एक भरोला होता है, उसको कहते हैं, एक बहुत बड़ा कंटेनर सा होता है, उसको भरोला कहा जाता है। भरोलों को लोगों ने ताले लगा लिए हैं कि जी गंदम कहीं पे अब सोने के करीब करीब पहुंचती फिर रही है कि गंदम कहीं कोई मांग ना ले, कोई ले ना जाए, कोई चोरी ना हो जाए। ये वो सारे सर्कमस्टांसिस हैं कि आप गंदम चली कहाँ से, खेत से निकली ज़मींदार के पास, ज़मींदार से निकली मंडी में आड़त के पास, आड़त से निकली आगे बाज़ार में और मार्केट में, फिर फ्लोर मिलों के पास। जब बेसिक जगह पे जहाँ पे गंदम पैदा हो रही है, गंदम वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे ये हालात होंगे तो आगे क्या होंगे। बिल्कुल सही। आप देखिए जी 950 रुपये, सिर्फ सरकार ये देख ले कि क्या 950 रुपये पे कोई शहरी गंदम खरीद सकता है। उनकी सकत रह गई है। कितने % लोग हैं जो अपनी गंदम पे इन्हिसार कर रहे हैं, कितने % लोग हैं जो सरकारी गंदम और आटे पे इन्हिसार कर रहे हैं, कितने % लोग हैं जो सब्सिडाइज आटा भी नहीं ले पा रहे। कोई ऐसी स्टडी नहीं है। हर डिपार्टमेंट उठता है और मुंह उठा के अपनी एक स्टडी दे देता है और सरकार उस पर मनोमन यकीन करके कहती है जी बहुत मजबूरी है, हमसे तो अब महंगाई नागुज़ीर होती जा रही है, हम नहीं कर सकते, ये हो गया वो हो गया। अच्छा दुर्रे नायाब, अब से कुछ देर पहले जब हम बारहा बात कर रहे थे आटा बहरान के हवाले से कि किल्लत है और मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, तो फिर महकमे खुराक की ही टीमें तश्कील दी गई थी जो मार्केट में जाके इस चीज़ को यकीनी बना रही थी कि आटा अवेलेबल होगा, जहाँ कहीं नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ की बार बार तरदीद की जा रही थी कि ना तो किल्लत है ना ही महंगा है। अब महकमा खुराक ने ही ये चीज़ जो है वो सामने रख दी है। अब तो मुझे और कोई इसका जवाब भी नजर नहीं आ रहा। देखिए झूठ पे जितनी देर भी आप इमारतें कायम करेंगे वो बिल आखिर गिरनी है। आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, आप शहरियों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, अपने ही लोगों को जो पार्टी में बैठे हैं, आपके ट्रू लवर्स हैं, आपके ट्रू लवर्स और आपके सपोर्टर्स हैं, आप उनको गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा जी कि हमें बड़ी अच्छी एक सुपरविजनी पावर है हमारे पास, टाइगर फोर्स। बताएं कितनी रिपोर्ट टाइगर फोर्स ने की है आज तक, जब से आटा का ये बहरान स्टार्ट हुआ है? कितनी जगह पे उन्होंने बताया कि 860 का थैला नहीं बिक रहा? कितनी जगह उन्होंने बताया कि इस फ्लोर मिल के अंदर गंदम मौजूद है, वो क्रशिंग करके उसकी प्रोडक्शन नहीं कर रहे? कितनी बार टाइगर फोर्स ने ये बताया जी कि यहाँ पे हमारी आबादियों में अच्छा, लोगों आप के पास टाइगर ताकत ही फोर्स नहीं की है। बात करें, उन्हें तो मैदान में उतारा गया था महंगाई कंट्रोल करने के लिए। यहाँ इंतजामिया को एक बार फिर से टास्क दिया गया है कि वो कीमतें कंट्रोल करे। ऑलरेडी इंतजामिया ये काम सिर्फ मीडिया स्टंट है अना। ये कल प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए हैं और ये मीडिया स्टंट है, बड़े बरहम नजर आए, चीखते धारते चिल्लाते भी शायद बहुत सारी वीडियोस में देखा गया। मीडिया को तो इजाज़त नहीं होती ना अंदर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में जाके या उनसे कोई सवाल करने की, तो हम जुस्तुजू तो बहुत बात, हम तो गुस्ताखी भी नहीं कर सकते। तो उनको जी दिखाया गया, जो प्रेस रिलीज आई है कि जी बहुत बरहम है। मुझे ये बताएं कि क्या बरहमी से ये हालात कंट्रोल हो सकते हैं? क्या बरहमी से जो आपने ये अफसरान लगाए हैं, आए रोज़ एक से एक अफसरान के जो कारनामे सामने आ रहे हैं, ये वो काबू में आ सकते हैं? और आपके चीफ सेक्रेटरी समेत डिप्टी कमिश्नर भी आपने तब्दील करके देख लिया।
اب آپ سارے اسسٹنٹ کمشنر تبدیل کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد آپ تمام مجسٹریٹ تبدیل کر کے دیکھ لیں, پھر آپ ٹاؤن کے جو میونسپل آفسر ہیں وہ تبدیل کر کے دیکھ لیں, جب وہ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر دکاندار ہی تبدیل کر کے دیکھ لیں. میں انتظامیہ کی طرف اگر آنا چاہوں, نئے ڈی سی صاحب جب سے آئے ہیں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مارکیٹوں میں اسٹورز میں جا کے چیکنگ بھی کر رہے ہیں, اس کا کچھ ریزلٹ سامنے آئے؟ صرف اس حد تک نا جہاں پہ وہ جائیں گے, جس مارکیٹ میں, جس گلی میں, جس محلے میں, جس جگہ پہ وہ ایکسیس کریں گے وہاں نظر آئیں گے. بہت آسان طریقہ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈپٹی کمشنر ایک کوریڈور میں کھڑا ہے, آپ کے نیچے 5 اے سیز ہیں, وہ اپنے اپنے علاقے کے 5 مختلف کوریڈورز میں کھڑے ہیں, اس کے نیچے 60 سے 67 کے قریب پرائز کنٹرول مجسٹریٹس ہیں, وہ اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہیں. تو آپ پورے شہر میں جب اس طرح کی ایکسرسائز کریں گے کہ کمپریہنسو پورے شہر میں آپ کی ایک فٹ ورکنگ ہوگی تو آپ کو بہت لارجر امپیکٹ میں فائدہ ہوگا. یہاں پہ بیچارہ ڈی سی کبھی ایک گلی میں گھسے گا, کبھی ٹاؤن شپ میں چلا جائے گا, کبھی اچھرے میں چلا جائے گا, پھر کسی دن اس کو ٹائم ملے گا تو وہ چارہ اسکیم چلا جائے, کتنی دیر چلے گا. آخر اس نے زندگی کے بہت سارے معاملات کو چلانا ہے. لاہور شہر کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر پہ ہے, نیچے مشینری کی ذمہ داری ہے ڈپٹی کمشنر کو فالو کرنا اور اس کے تمام تر اقدامات کو اپنانا. اگر وہ نہیں اپنائیں گے کیونکہ صرف مہنگائی ہی بڑا مسئلہ نہیں ہے, دیگر مسائل بھی ہیں, اور اگر تمام تر فوکس مہنگائی پہ رہا تو شہر کے باقی معاملات کون دیکھے گا. البتہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم نے بھی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے. کچھ بات کی جا رہی ہے مہنگائی کی موجودہ صورتحال کی. آٹا مہنگا ہونے کا پلان ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کل دورہ لاہور پہ تھے. ان کی جانب سے واضح احکامات جاری کی گئی ہیں اور سخت کارروائی کا حکم دیا گیا ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف. مہنگائی میں کمی پر مشاورت بھی کی گئی ہے. کیا کہیں گے دورے نیاز؟ جی بالکل, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے, مشاورت سے اب آگے بڑھنا چاہیے. اور اب مشاورت سے بالکل آگے بڑھنا چاہیے, بلکہ ہم مشاورت سے آگے بڑھنے والا ٹائم بھی آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس تو وہ ٹائم بھی موجود نہیں رہا, کیونکہ اب سر پہ مہنگائی اتنی زیادہ کھڑی ہے کہ ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا. بحیثیت عام شہری بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اور کون کس طرف دیکھ رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ پرائم منسٹر کو اب انٹروین کرنا پڑا ہے اپنی بیوروکریسی کے اندر, اور ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے ان کو سخت الفاظات بھی یوز کرنے پڑے ہیں. ان کو چیف سیکرٹری کو, آئی جی پنجاب کو, وزیر اعلیٰ کو اپنے سامنے بٹھا کے اس چیز کا ادراک کرانا پڑا ہے کہ مہنگائی کس حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کر رہی ہے. نہ صرف عام لوگوں کو تو چلے, ان کی زندگی تو بیچاروں کی جیسے بھی گزر رہی ہے, ان کی پولیٹیکل ساکھ کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے. آخر یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے آگے الیکشن نہیں لڑنا, سمجھ آتی ہے بات کو, پھر ون گو میں جو ہوتا ہے ہونے دیں, جو چل رہا ہے چلنے دیں. لیکن اگر آپ نے الیکشن آگے لڑنا ہے 5 سال بعد, اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ لوگوں میں جانا ہے, آپ کے منسٹرز نے, آپ کے ایم پی ایز نے, آپ کے ٹکٹ ہولڈرز نے, آپ کے جتنے بھی 1 سال بعد آخر بلدیاتی الیکشن کی طرف بھی جانا ہے, تو آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی. سب سے بڑا عوام کا اس ٹائم مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہی کنٹرول نہ کر پائے تو obviously بھی میرا نہیں خیال کہ بہت ہی کھلے انداز کے ساتھ ان کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے مل جل رہے ہیں, بہت زیادہ جا رہے ہیں, حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں. ایک تو فی الحال تو ایک کرونا کا بھی یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ کرونا ہے تو ہم لوگ اس لیے حلقوں میں زیادہ, لیکن جب بھی جائیں گے تو ایک یہی چیز ان کو فیس کرنی پڑے گی کہ جو چھوٹے معاملات, جو چھوٹی شکایات لوگوں کی دور نہیں ہوئی, کسی کی کوئی گلی محلہ صاف نہیں ہوا, کسی کی کوئی بجلی نہیں لگی, کسی کی کوئی ٹف ٹائل نہیں لگی, فٹ پاتھ نہیں بنا, اور دوسرا مہنگائی پہ ہر شخص بات کرے گا. اور یقین کریں کہ ایسے ایسے ذمہ دار اور ایسے ایسے بڑے بزنس مین, اچھے عہدوں پہ کام کرنے والے سرکاری افسران بھی مہنگائی کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی دیگر لوگ جو کبھی بھی مہنگائی پہ بات نہیں کرتے تھے, شاید انہوں نے زندگی میں کبھی اپنے گھر میں کوئی سبزی بھی نہیں لائی ہوگی. اب یہ غریب لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, سب لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. اور یہی ایک فیکٹر ہے, ہمارے وہ شبلی فراز صاحب جو کہتے ہیں نا کہ بس یہی ایک فیکٹر رہ گیا ہے, باقی تو سب اشاریہ درست جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ فیکٹر جو ہے نا, یہ فیکٹر نہیں ہے, یہ ڈیزاسٹر ہے. یہ خدا نہ خواستہ اگر حالت یہ ہو گئی کہ ہم واقعی اس سے نکل نہ پائے, آئندہ کوئی 2-4 ماہ میں ہم نے قیمتوں کو یہیں پہ بھی نہ روک سکے, 860 روپے بھی تھیلے پہ نہ روک سکے, 950 پہ جس طرح محکمہ خوراک کہہ رہا ہے ہم چلے گئے, سبزیاں جو ہیں وہ 400 روپے کلو پہ چلی گئی ہیں, اور ادرک جو ہے وہ بھی 450-500 کی دوڑ میں چلا گیا ہے, ٹماٹر آپ سے بے لگام ہو گیا ہے. اور یہی بیسک پروڈکٹس جو آپ کی اپنی ہول سول پیداوار بھی ہے آپ کے دیہاتوں میں, پنجاب کے دیگر صوبوں کے شہروں میں,
وہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہم اگر فراہم کر پائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مہنگائی Obviously عوام کے لیے پھر مشکلات ہیں. خیر یہ مشکلات صرف عوام کے لیے یہاں نہیں ہیں بلکہ کچھ آگے بڑھتے ہوئے اگلی خبر کی طرف میں جاؤں گی, وہاں پر بھی مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. ٹرینوں میں بزرگ بچوں معذوروں کے لیے رعایت ختم کر دی گئی ہے. مطلب حالات ہمیں کہیں بہتر نظر نہیں آ رہے. یہ وہ چیز تھی جو کہ obviously بزرگوں کے لیے, معذوروں کے لیے, بچوں کے لیے ایک اچھی چیز تھی, اب آپ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. نجی کمپنیوں نے کرائے بھی بڑھا دیے ہیں. ہمارے ایک منسٹر کی پنڈی سے پریس ریلیز جاری ہوتی تھی جس کا لاہور تک چرچا ہوتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ جو منافع ریلوے نے کما لیا ہے نا شاید ہی نئے پاکستان میں کسی نے کما لیا ہو, اور جو ریلوے نے فیس ٹھیک کر لیا ہے شاید ہی پاکستان میں کسی اور ادارے نے ٹھیک کر لیا ہو. اور ان کی پریس کانفرنس سن کے اب تو ہم بھی اس چیز کے شاید قائل ہوتے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا کچھ زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے. لیکن حالات یہ ہیں کہ آپ نے قرضوں میں ریلوے کو اور ڈبو دیا, اور اس کے بعد جتنے آپ نے ایکسپینسز اس پہ بڑھا دیے ریلوے کے اندر, آپ کو پیسے اور اس کے اندر چپ ان کرنے پڑے. حالات یہ ہے کہ سبسڈی جو دینے کی بات کی جا رہی تھی وہ آپ لینے پہ مجبور ہو گئے. بالکل ایسے. اب اگر آپ کما رہے تھے, آپ منافع میں جا رہے تھے, آپ کی تمام ٹرینیں آن ٹریک تھیں, آپ رننگ اس میں تھے, تو پھر آپ کو سبسڈی دینے کی بجائے لینی کیوں پڑی؟ اور بزرگوں میں تو شاید میرا خیال ہے سینئر سٹیزن سے تو پورے پاکستان سمیت پوری دنیا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کہیں پہ ان سے یہ سہولت چھینی گئی ہو. بالکل ایسے ہی. اور ان کو تو ہمیشہ رعایات دی جاتی ہیں. بچوں کے چلیں آپ ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, وہ بچوں کو پال سکتے ہیں تو ان کو کرایہ بھی دے سکتے ہیں. ایون بزرگوں معذوروں کے لیے ایک اسپیشل ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں. پوری دنیا میں ایک مثال ہے نا, ایک قانون ہے بالکل کہ بزرگوں کی اور معذوروں کے لیے بیٹھنے کے, کسی بھی پبلک پلیس پہ جانے کے لیے, کسی بھی پبلک پلیس کی یوٹیلیٹی استعمال کرنے کے لیے, کار پارکنگ کے لیے ایون کے آپ کی اسپیشل پلیسز کے ساتھ آپ کو کوئی چارجز نہیں ہوتے. لیکن ہم نے تو ایک نیا پاکستان چونکہ بنا رہے ہیں نا, تو ہم نے پوری دنیا کو بھی بتانا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے یہ چیزیں آپ بھی کریں ایڈاپٹ. اب پوری دنیا دیکھے گی کہ نہیں یہ معذور اور بیچارے یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں, اور یہ آپ کے بزرگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں, یہ بھی دے سکتے ہیں جی, ان پہ بھی پیسے لگائیں, یہ بھی فیسیں دے سکتے ہیں. یہ بہت مشکل چیز ہے. یہ آپ کے ادارے کے تمام تر دعووں کی جو ہے وہ کلی کھول رہی ہے جو آپ نے یہ اچھا کچھ میں خبر کی ڈیٹیل میں اگر میری نظر پڑی ہے, منرل واٹر, وائی فائی کی سہولت ختم, صرف وینڈر اشیاء بیچنے کے لیے موجود ہوں گے. ڈی ایس او شیر ہنا نے انسپیکشن رپورٹ جو ہے وہ سی ایم ایم کو ارسال کر دی ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی سہولتیں بھی آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. آگے جو حالات ہوتے ہیں ٹرینز میں ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ بیسک ضروریات ہیں جب بھی آپ کہیں سفر کرتے ہیں, یہ بھی اگر ختم کر دی جائیں گی تو پھر یہ یقیناً کسی کو ایکس وائی زیڈ کو انہوں نے اس پہ دینا ہوگا کہ جی وہ ایک ہی پارٹی آئے اور وہ ٹرین کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے سٹال یا چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ موونگ جو ٹیبلز ہیں وہ لے کے پھریں اور وہی بیچیں. اور عام لوگ جو چھوٹے چھوٹے دیہڑی دار ہیں بیچارے, چھوٹے اسٹیشنوں پہ آتے ہیں, بہت سارے ایسے غریب بچے ہیں جو پانی بیچ رہے ہوتے ہیں, جوس بیچ رہے ہوتے ہیں, نمکو چپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ نہ بیچیں جی. ٹھیک, ان کو آپ دور رکھیں جی, ان کو ہو سکتا ہے اسٹیشن سے بھی دھکے دے کے باہر نکال دیے جائیں. چھوٹے سے گاؤں, چھوٹے سے اسٹیشن پہ سورس آف انکمز ہیں کیا آپ مجھے بتائیں. اگر آپ وہ بھی بند کر دیں گے, جی ٹی روڈ پہ جتنی آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء بیچتے ہیں, اس طرح کے اسٹیشنز پہ آپ یہ بند کر دیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے. چلیں یہ بھی بات ہوگی. اگر آپ کو خاطر خواہ ریونیو ملتا ہے کسی ایکس وائی زیڈ کو یہ دے کر کہ آپ اس کو یہ تمام چیزیں بیچنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور اسپیشل کاؤنٹرز بھی دے دیتے ہیں, ٹرالیز دے دیتے ہیں, وہ ٹرین کے درمیان میں لے کے پھر رہا ہو, تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے, آپ پابندی لگا دیں. لیکن اگر آپ کو ریونیو میں بھی خاطر خواہ چیز نہیں ملتی تو اس سے ریلوے کے خسارے کو کم کرنے میں کیا مدد ملے گی, اس سے ریلوے کو فیس ٹھیک کرنے میں کیا مدد ملے گی, اس سے سینئر سٹیزن, معذور لوگوں کو, بچوں کے لیے, خواتین اور شہریوں کو کیا سہولت ملے گی, سفر کرنے والوں کو کیا سہولت ملے گی. کہیں پہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے, اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے, میڈیا کو بتایا جاتا ہے, اخباروں میں چھاپا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ پلان بنایا ہے, ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے اور اس کا یہ امپیکٹ ہوگا. یہاں پہ یہ چکر نہیں ہے. یہاں پہ تو سیدھا آ کے بتا دیتے ہیں جی کہ آپ نے آج کے بعد یہ بلو شرٹ نہیں پہننی بس, بالکل ایسے, اور آپ نے آج کے بعد صرف سفید شرٹ ہی پہنی. کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیوں بھائی, کیا اس کے پیچھے منطق ہے. گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے معذرت کے ساتھ اس طرح کی روش پہ چل رہے ہیں اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں اوپر دیکھنے. ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو شاید وہ نوٹس لیں, ہم دیکھتے ہیں پرائم منسٹر اور ان کے ارد و گرد جتنے بھی لوگ ہیں کہ شاید وہ اس کو دیکھیں, اس کو درست کریں, اور گورنمنٹ کے جو مختلف حلقوں کی, مختلف افسروں کی, بیوروکریٹس کی جو افسر شاہیوں کی غلطیاں ہوتی ہیں
اس میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو برا بھلا سننے کو ملتا ہے. یہ ایکچولی وہ فیکٹر ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ڈی ایس ریلوے ہے, جو ریلوے کا جنرل ہے, وہ اس میں کیا غلط فیصلے لے رہا ہے, وداؤٹ پلاننگ وہ کون کون سی چیزیں امپلیمنٹ کر رہا ہے. اور ان دا اینڈ آف ٹائم جب شہری سفر کر رہا ہوتا ہے, کوئی بزرگ سفر کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے جی حکومت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. کل میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ انٹروین کیا ہے, چیف سیکرٹری اور آئی جی کو جو تھوڑا بات انہوں نے طریقے سے سمجھایا ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سمجھانا چاہیے تھا. بالکل, تو آخر ان کی گڈ فل اور گڈ فیتھ کا بھی معاملہ ہے. بالکل. اوبیسلی یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں, اگر جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے خود انٹرفیئر کر کے معاملات کو درست کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ سخت کارروائی ہو, اگر یہ ابھی بھی نہیں ہوتے تو پھر اس سے حالات اس قدر بگڑ جائیں گے کہ پھر عوام کا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا ہی ہوگا. ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے پاس اب اتنی قوت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اتنی مہنگائی کے ساتھ جو ہے وہ نمٹ سکیں. حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں. خیر, ابھی ناظرین بریک کی طرف مجھے جانا ہے, لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر سی سی پی او صاحب کا اب نیا کیا سامنے آیا ہے کردار, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے کردار ہوتے ہیں پولیس ان کو پکڑتی ہے. یہ نام ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی جگہ کو پولیس نے پکڑ لیا, لیکن یہاں پہ پولیس کا جگہ سامنے آ گیا اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سی سی پی او صاحب کے لیے. سمجھ سے باہر ہے. کچھ حالات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار جو ہے وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں. ہم ایک سے بڑھ کر ایک دن کچھ اور ہوتا ہے, ایک دن کچھ نیا کردار سی سی پی او کا سامنے آ جاتا ہے. اب اوبیسلی یہ خاتون پریشان ہے, اس نے کال کی ہے داد رسی کے لیے اور اس پر سی سی پی او صاحب کا جو بیہیویئر تھا, پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام. کون؟ سر میں نائلہ گل کرنی پہ رائے ونڈو ساڈے کیس دی فائل میں اتنا خیال پہ رکھ رہا ہوں, تو تماشا لایا ہے. سو یہ گفتگو آپ نے سنی, کیا کہیں گے دورے نے آپ؟ یہ گفتگو آپ نے سنائی جو سننے کے قابل نہیں تھی, بالکل. اور اس میں آپ کو ٹون لگانی پڑی اور شاید ہی کوئی اس میں ایسی مجھے بات سمجھ بھی نہیں لگی کہ میں بولوں کیا ہے. وہ کوئی بندہ جو ذی عقل ہے اور جو بندہ شعور رکھتا ہے وہ سن نہیں سکتا جو انہوں نے بات کی ہے. اور یہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے, اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ وہاں سے اٹھا لے. مسئلہ یہ ہے, یہ جو جگہ ہوتا ہے نا, جگہ گاؤں میں جگہ ایک کردار ہوتا ہے. جگہ ہوتا تھا کہ جی وہ جا رہا ہے, ایک بندہ ایسے ہی بچہ سر پھرا ہے بندہ اپنے گھر میں, اس نے دیکھا کہ ٹافیوں کی ریڑھی ہے, اس نے ٹافیاں مٹھی بھری اٹھا کے جیب میں ڈال لی. دورے نایاب نے پوری جگہ کی تصویر کشی کیا تاکہ آپ کو کردار اس کے بعد جگہ آگے کیا, بوتلوں کی دکان تھی, جگہ نے ایک بوتل پکڑی, بوتل پی لی, کوئی پیسے نہیں دینے اس نے. جگہ پھر آگے گیا, اس کو بھوک لگی, اس نے نان چنے کھائے ریڑھی سے, اور وہ بھی نان چنے کھائے اور ریڑھی والے کو بھی 2 چڑ لگا کے وہ آگے چلا گیا. یہ ایکچولی ہمارے گاؤں اور پنڈوں کا یہ کردار جگہ ہوتا تھا. جگہ تو ہمارے سی سی پی او صاحب کو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے طاقتور لوگوں کے لیے جگہ ہوتا, آپ کے چوروں کے لیے جگہ ہوتا, ڈاکوؤں ڈکیتوں کے لیے جگہ ہوتا, ایسے لوگوں کے لیے جگہ ہوتا. داد رسی جن لوگوں کی کرنی ہے سی سی پی او صاحب ان کے لیے جگہ اور بنی ہے. ایسے کریکٹر جو پولیس میں آئے روز نہ وہ کرایہ دیتے ہیں, نہ وہ کچھ کھانے پینے کے پیسے دیتے ہیں, لوگوں کو مفت وہ جو ہے وہ اپنی چیزیں لیتے ہیں, ایسے پولیس والوں کے لیے جگہ بننا چاہیے تھا. آپ تو سائلین کے لیے جگہ بن گئے, اور آپ کی پہلے بد زبانی بد کلامی کے چرچے تو عروج پہ تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اب تو باقاعدہ آپ لحاظ بھی نہیں کرتے کہ اتنا فاسٹ دور ہے, سوشل میڈیا کا اتنا تیز دور ہے, اس کے اندر ریکارڈنگز ہوتی ہیں, کتنی دفعہ معافی مانگیں گے, کتنی دفعہ چیزیں سامنے آنے پہ. درنا مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی, اب خاتون جو ہے اس نے تھانہ ریس کورس میں اندراج مقدمہ کی درخواست جمع کرا دی, کیا ہوگا؟ یہاں تو افسران کو ہٹایا جا رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سی سی پی او کے خلاف کوئی ایس ایچ او درخواست دے دے. یہاں پہ مجھے چلیں یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے تھی, لیکن یہاں پہ آپ کے ملک کے 3 دفعہ جو وزیر اعظم منتخب ہوئے, چاہے وہ آپ کی کتابوں میں اب ایک مجرم قرار دے دیے گئے, ان پہ تو آپ غداری کا مقدمہ درج کرنے 1 منٹ نہیں لگاتے, لیکن جینوئن سائل جس کے ساتھ یہ آپ بیتی ہے اس کا ٹیلی فونک ریکارڈ آپ کے پاس ہے, کیا پولیس اور سائبر کرائم سمیت کوئی ادارہ اس کو اٹھا کے دیکھے گا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ بالکل. آپ کے اندر قانون موجود ہیں, ایکٹ موجود ہیں, اور اس گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم پہلے اداروں کو ٹھیک کریں گے, پھر ہم قانون سازی بنائیں گے, پھر ہم قانون سازی کرنے کے بعد
एक आम शहरी को उस कानून के तहत इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अब नजर ये नहीं जब आ रहा। चीजें मंजर आम पर आ रही हैं, कौन पुलिस से दादरसी के लिए राब्ता करेगा, कौन मेरा जाएगा? ख्याल है कि आप और मैं भी अगर कोई शिकायत लेके जाएंगे तो हम डरेंगे कि कोई बिल्कुल पता नहीं ऐसे ही है। सीसीपीओ साहब हमें जो है ना वो सीधे हो जाए। अफसोसनाक चीज ये है कि पहले ये चीजें हम देखते थे थानों में, अक्सर लोग रिपोर्ट के लिए एफआईआर के लिए जाते थे तो वहां पर जो लोग बैठे होते थे उनका रवैया जो था वो बुरा देखने में आता था, लोग परेशान होते थे। अब जब आपके ऊपर वाले लेवल पे ही हर रोज ये चीजें चल रही हैं, आप नीचे वाले लोगों को कैसे ठीक बहुत करेंगे? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और ये एक आम साहिल की जुबान नहीं है, ये एक सीनियर जो सीएसपी एसपी लेवल का बंदा भी कुछ दिन पहले रजिस्ट करके उसने क्या सलूक किया, आपको उससे सबक सीखना चाहिए था। उससे पहले एक सब इंस्पेक्टर ने आपकी ज़ुबान पे क्या आपके सर रवैया अपनाया, आपको वो सोचना चाहिए था। आपके तमाम अफसरान, तमाम सबॉर्डिनेट आपसे नालाएं, आपका पीएसपी पूरा चैप्टर आपको बुला के राज़ी नहीं है, आपको अपनी मीटिंग्स में बिठाने का जो रवादार नहीं है। कहीं तो सोचें, कहीं तो रुकें। और ये हुकूमत किस किस्म की चॉइसेस दे रही है लाहौर को। लाहौर शहर जहाँ पे 1 मिनट के लिए भी आप छुप नहीं सकते, 1 मिनट के लिए आप बच नहीं सकते, आपकी कारकर्दगी मिनट में हाईलाइट हो जाती है। आपके पास कोई ऐसा बंदा जो आपका अच्छा फेस नहीं है, आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपने लाहौर में सोने पे सुहागा किस्म के अफसरान लगाए हुए हैं सारे, तो कहीं पे भी तो कोई सिलेक्शन हो ना। आप बताएं कि जनाब के पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है कि अब तक लाहौर शहर में ज़ीरो क्राइम हो गया है। अब तो लाहौर शहर के अंदर लोग घरों के दहलीजों पे लुटना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और डाकू पीछा करके टारगेट तो करके जब आपको हालात लूटना ये शुरू हो रहेंगे गए तो हैं। दुरे नायाब ऐसा होगा ही। खैर, अगली एक और खबर भी सीसीपी साहब के हवाले से ही है। बिजनेस पार्टनर 3 भाइयों को कत्ल की धमकियां दी गई। इस हवाले से भी हमारे पास एक शॉट है, पहले आपको वो दिखाते हैं। एक बंदा वाकफ निकलिया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਚੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ। ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी, आखिरी 5 साल में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, कि इस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मान एक जब होवे कनेडा एक इत्थे लुक के बैठ जाए, अंदर गालां कढ ते गालां ना कढ। सीरियसली मेरे पास अल्फाज नहीं, आई हैव नो वर्ड्स। दुरे नायाब, मैं मुझे ये तो- बताएगा, ये अगर आप वैसे सुने तो ऐसा लग रहा है किसी बड़ी कोई पंजाबी पुरानी फिल्म में आप किसी का किरदार ऐसा देख रहे हैं पुलिस ऑफिसर का, तो इस तरह के इंतहाई अफसोस। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आप अपनी सीट पे बैठ के किस तरह से उस सीट का इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आप अपनी पुरानी जो कड़े हैं वो निकालेंगे, आप जो अपने पुराने इंतकाम है वो लेंगे, आप बैठ के लोगों को इस तरह खौफ व हरास में मुब्तला करेंगे। आपके मसाइल हैं, आपकी priorities आपने नजर कारोबार आ रही किया हैं, ना, क्या हैं? अवाम ने कारोबार तो नहीं किया ना आपके साथ, तो आप उसका जो मर्जी करें, आप जिस तरह मर्जी तय करें, लेकिन अपनी ज़ुबान का ख्याल करें। आप चीफ कैपिटल, आप सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, आप खुदारा इस चीज़ का और ये किरदार है। हम दुरेनाब इस वक्त इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हम देख रहे हैं सीसीपीओ का जिस तरह से रवैया पुलिस अफसरान के साथ था, दाद रसी के लिए खातून के साथ, फिर जो 3 पार्टनर्स के साथ उनकी गुफ्तगू, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतनी सीनियर पोस्ट पे बैठ के जब ये रवैया है, अब जो नीचे पुलिस अफसरान हैं वहां पर तो ऑब्वियसली इस रवैये को लेकर चहम गोइयां भी होंगी, अपने आप को लेकर परेशानी भी होगी। क्या हालात हैं? हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हर तरफ किसी भी ऑफिस के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे जो गुफ्तगू का महवर है वो सीसीपीओ का रवैया होता है। क्योंकि मातहत अफसरान हो या इंतज़ीर अफसरान हो, वो लाहौर को जो है वो पंजाब का जो फेस समझा जाता है। अगर लाहौर जैसे शहर के अंदर इस किस्म का ऑफिसर होगा जो इस हवाले दावे करके आया था कि लाहौर पुलिस को न्यूयॉर्क की पुलिस बनाऊंगा, या जो हुकूमत के दावे थे कि थाना कल्चर को तब्दील किया जाएगा, पुलिस के रवैयों में तब्दीली लाई जाएगी, तो अगर सीसीपी लाहौर इस तरह का रवैया रखेंगे आम पब्लिक के साथ, अपने मातहतों के साथ, तो उसके बाद इनसे क्या तवक्का की जा सकती है? अच्छा इरफान, मुझे ये बताइएगा, सीसीपीओ साहब क्या ये समझते हैं कि इस तरह का एग्रेसिव रवैया रखने की, एग्रेसिव भी नहीं, इससे बहुत आगे बढ़कर है, मुझे ये बताइएगा इससे क्या समझते हैं वो कि अवाम भी खौफ में मुब्तला रहेगी कि सीसीपीओ साहब हैं, उनके मातहत भी डर कर रहेंगे, या फिर इसका मकसद कुछ और है, समझ से बाहर है ये तो रवैया?
अना आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात हमने जो एक साइकियाट्रिस्ट थी उनसे इस हवाले से बात की कि क्या वजूहात हैं कि क्यों इस तरह का रवैया जो है वो किसी शख्स का भी हो जाता है। तो उस पर उनके 2-3 जो फैक्टर्स उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने बताया कि जो शख्स अपने घर से जो बच्चा ब्रॉटअप लेता है तो उसके बाद उसको जिस किस्म का माहौल मिलता है वैसी ही तरबियत जो है वो उसकी होती है, और उसके बाद बाहर आके भी वही जो है वो अपने आप को प्रिटेंड करता है। उसके साथ उनका ये भी कहना था कि जो माशरा है, हमारा माशरे के अंदर एक रवैया बन चुका है कि जो मर्द हजरात हैं वो जब तक गालियां नहीं निकालेंगे, जब तक गुस्से में नहीं रहेंगे, तो वो इस तरह लगेगा कि वो अपनी हुक्मरानी को कायम नहीं कर सके। तो इसी वजह से शायद जो है वो सीसीपी लाहौर जो साइकियाट्रिस्ट की जानिब से ये बताया गया था कि जो सीसीपी लाहौर अपनी गालियां या अपना रवैया इस तरह रखती हैं ताकि वो बाकी जो फोर्स है उसको प्रेशराइज कर सके और उन पे अपना दबदबा जो है वो कायम रख सके। शायद वो इसी वजह से। लेकिन दुर्रे नायाब, आप भी मेरी एक चीज से बात से एग्री करेंगे कि हर एक पोस्ट का एक डेकोरम होता है, एक रोब, एक दबदबा होता है, एक किरदार होता है। अब सीसीपीओ एक बहुत बड़ी सीट है, वहां पर बैठा ऑफिसर अगर इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करेगा, हर रोज इस तरह का रवैया होगा, तो मैं तो अना इरफान मलिक की ना अजमत को सलाम करता हूँ कि ये किस मोराल के साथ रोज सीसीपी ऑफिस में जाके रिपोर्टिंग करते होंगे और ऐसे अफसर के पास कोई खबर मांगते होंगे, वहां पे जाते होंगे। इनकी वाकई हिम्मत और हौसले को दाद है, क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए ऐसी जगह पे अपना वर्किंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है जहां पे एक अफसर ऐसा बैठा हो जो वाकई जगह हो, गालम गलोच उसके लिए आम बात हो, उसके लिए कोई बंदा मानी न रखता हो और वो ये सोचता हो कि मैं जहां जाऊं तो लोग कहें जी कि हाँ जी उमर शेख आया था। उसका जो ज़ेन जब ये बन जाता है ना तो वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए भी हमें बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। इरफान, सीसीपीओ साहब ने मीडिया के सामने तो खामोशी अपनाने का कह दिया था, तो क्या कैसा रवैया होता है आप लोगों के सामने? अभी अना आपको बताएं कि सीसीपी लाहौर जो मीडिया से कतरा रहे हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने मीडिया के साथ बात की, पहले उन्होंने जो पहली दफा बात की थी तो उसमें उन्होंने जो मोटरवे रेप विक्टिम थी उस खातून के बारे में ये कह दिया था कि वो रात को निकली क्यों थी, इसके ऊपर काफी हंगामा हुआ। उसके बाद जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उसपे उन्होंने उसी इंटरव्यू के दौरान जो हमने किया था उसमें उन्होंने कहा कि ये फ्रांस नहीं था, जो खातून जो फ्रांस के स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पे लाहौर में जो सड़कों पे निकल आई थी। तो लिहाजा वो जब भी मीडिया के साथ बात करते हैं तो इस तरह की ऊट पटांग जो बातें उनके मुंह से निकल आती हैं। चलिए, आपको हम गुड लक विश करते हैं कि आप इस तरह से बिलाशुबा, जैसा कि दुर्रे ने आपने कहा, जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, तो आपके लिए गुड लक। और हम लोग इंतजार करते हैं कि अगली कौन सी सीसीपीओ साहब की कहानी सामने आती है और हम यहाँ पे बैठ कर उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अपार्ट ऑफ ऑल दिस इंतहाई अफसोसनाक की चीज़ें हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा परेशान इस चीज़ पे होती हूँ कि अवाम तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के पास जाए। अवाम का एतमाद पहले ही ख़त्म हो चुका था और फिर हर रोज़ अगर इस तरह के हालात सामने आएंगे तो कौन जाएगा पुलिस के पास, कौन जाएगा इंसाफ की फराहमी के लिए और कौन इंसाफ फराहम करेगा? ये सब चीज़ें एक सवालिया निशान है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली, अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है। मैं दुर्रे नायाब आपसे भी यही सवाल करूंगी कि फिरदौस मार्केट अंडरपास अब मुकम्मल कब होगा? बर वक्त तकमील ना होने पर कल डीजी ने अफसरान पर बरहमी का इजहार भी किया है, क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? देखें, कल वो तकरीबन 2 घंटे मौजूद रहे हैं और हम कुछ 6 घंटे तकरीबन समझ लें अंडरपास में मौजूद रहे हैं और कल जो पूरी पेस देखी है, बहरहाल डीजी एलडी का तो ये कहना है कि 31 अक्टूबर को हम इसको ऑपरेशन कर देंगे। जो ताख़ीर हुई उस पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड माजरत भी की है लाहौरियों से कैमरे पे। लेकिन ये इस हुकूमत की पेस और इस हुकूमत की जो तरजीहात हैं उनकी अक्कास है। आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी अफसरशाही, आपके इंजीनियर्स हुकूमत के ऐलानात के मुताबिक परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। सही। अब वो नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं। कल डीजी एलडी ने भी ब्रीफली कहा कि जी हमें फाइनेंशियल इश्यूज भी आए, हमें कुछ डिसीजंस भी मिले, हमें मौसमी हालात का भी सामना करना पड़ा, मानसून की बारिशें रहीं, बहुत सारे अंडरपासेस में पानी भर जाता था। तो जब डेडलाइन दी जाती है ये सारी चीजें मलहूज़े खातिर नहीं रखी मैं तो हैरान हूँ कि जब वज़ीर आला ने इसका इफ्तिताह किया था तो उन्होंने उस वक्त 18 मई थी, 18 मई को उन्होंने संज्ञा बुनियाद रखते हुए कहा कि ये 4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये 3 महीने में होगा। मैं इसको 4 महीने पे नहीं जाने दूंगा। लो जी, 3 महीने भी गुजर गए, चौथा महीना भी गुजर गया, 5वें महीना गुजरने में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। अभी भी 31 अक्टूबर तक कहा जा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि कल काफ़ी बरहम नजर आए डीजी एलडी और उन्होंने कहा जी कि मैं अदालतों में जाऊँ,
वो कोर्ट से निकल के चूंकि आए थे कि मैं सिविल सेक्रेटरीट में जाके मीटिंग्स लूँ, मैं चीफ मिनिस्टर की जाके बातें सुनूं, उसको जवाब दूं कि मैं सारा दिन अंडरपास पे बैठ के ईंटें लगवाऊं, यहाँ पे सड़क बनवाऊं, किसी हद तक बात ठीक है। ये डीजीएलडी का काम नहीं है। इतनी बड़ी मशीनरी है, चीफ इंजीनियर आपके पास है, इंजीनियरिंग विंग आपके पास है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठे हैं, नेस्पाक जैसा कौमी इदारा उसको लुक आफ्टर कर रहा है। किस चीज़ की है दुर्रे नायाब? फैसलों की ना होना, अदम फैसला साजी की वजह से मुश्किलात हुई। उसके बाद आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी बहरहाल थोड़े बहुत रहे, मौसमी हालात को भी आप किसी हद तक आप डिलीवरी दें, लेकिन जो प्लानिंग होती है ना वो बुनियादी चीज़ होती है कि मैं प्लान करके इस अखबार को अगर मैंने पढ़ना है तो मैं प्लान करूं, मैं पहला हिस्सा पहले पढ़ लूं, दूसरा हिस्सा साथ पढ़ लूं, तो क्यों ना ये मुश्किल है, मैं पहला हिस्सा खोलूं, पूरा पेज पढ़ लूं और मैं उस पर जल्दी जल्दी क्विक लुक मार लूं। चीज़ें होती है ना, प्लान करते हैं। आप एक एक नुक्कर को पढ़ते रहेंगे तो आप 1 घंटे में अखबार ख़त्म करेंगे। आप हेडलाइंस पढ़ के अपनी मतलब की खबर को सिर्फ डिटेल पढ़ेंगे तो आप जल्दी अखबार पढ़ लेंगे। आपने मतलब की चीज़ें नहीं देखी, वहाँ पे आपने ज़रूरी चीज़ें नहीं देखी। अंडरपास की सर्विस लेनों के लिए ज़मीन एक्वायर करना इनके लिए एक दर्द सर बन चुका था। किसी स्टेज पे उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज ने उसका अवार्ड ही 2 माह बाद सुनाया जब अंडरपास 50% बन चुका था। ऐसी स्टेजेस में आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं? चीज़ें बाद में ऐड ऑन की गई, जिस तरह अब वाटर टैंक जो है वो बाद में शामिल किया गया और अंडरपास के अंदर जो आपकी खूबसूरती और डिज़ाइनिंग के मामला थे उस पर जो फ़ैसला है वो देर से लिया गया। सर्विस लेन आज तक वहाँ पे तख़ीर का शिकार है। सर्विसेज नहीं चेंज की गई, वहाँ पे सीवरेज के पाइप, वहाँ पे आपके सुई गैस के पाइप, वाटर सप्लाई लाइंस, ओपन मैन होल पड़े हैं, उनको कवर अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो अभी आपने फेस करना है। कारपेटिंग तो आज से स्टार्ट कर दी गई है अंडरपास की, अंडरपास खोल देंगे, लेकिन अंडरपास के गिरदो नवा में लोग महीना और सफ़र करेंगे इस हवाले से। सही। अच्छा, तो मुझे बताइएगा 1 महीना और सफ़र करेंगे, अब इस पे भी ऑब्वियसली कल हमने जिस तरह से आपने बताया कि डीजी साहब ने खुद जो है वो बरहमी का इजहार भी किया है। अब ज़रूरी ये है कि अगर आप 1 महीने की बात करें तो टाइम टू टाइम इस पर फॉलो अप लिया जाए, अदरवाइज 1 महीने से भी ये काम लंबा हो सकता है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसी को दी गई है? अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजी साहब ने एक तो खुद ली है और उसके बाद चीफ इंजीनियर को, जो कि पहले भी रिस्पॉन्सिबल थे, आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, उनको भी दी गई है। लेकिन ये कितना मुश्किल होता है कि आपसे चीफ मिनिस्टर है कि जी बताएं मैंने कब अंडरपास को ऐलान करना है, ओपन करना है, मैंने इफ्तिताह करना है। जाहिर बात है उनका एक प्रोडक्ट है, उनका एक तोहफा है, उनका एक बेबी है, आखिर तो उन्होंने उसको इनॉग्रेट करना, और पंजाब हुकूमत का होल सोल प्रोजेक्ट ये एक ही था। बिल्कुल। उस पर कितनी बार डीजी तारीख देगा? पहले 3 माह से माफ़ी की कि जी 4 माह पे चले जाएं, 4 माह से फिर माफ़ी की, अब आगे 20 दिन चलेंगे, 20 दिन से फिर माफ़ी करेंगे, 5वें माह। तो ये चीज़ें फेस करना मुश्किल होती हैं और आगे चीफ मिनिस्टर को जाहिर बात है वो आपको सीरियस नहीं लेगा, वो कहेगा यार इसका तो खुद कुछ दीन ईमान नहीं है और ये कितनी डेट्स दे चुका है। मैं चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि अब जो तारीख दी जा रही है उस पर काम मुकम्मल हो जाए। थैंक यू सो मच दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, हम शो में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रही है रवैये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये जो मोबाइल फ़ोन पे जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो जो रिंग टोन दोबारा से एक बार फिर से अपडेट की गई है और उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि वो आते हैं जो कि हमने अपनाई और हम उनको भूल गए, जिसके असरात हम दोबारा से देख रहे हैं। रोज़ाना के बुनियाद पर केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। 50+ केसेस हर रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, 2 से 3 अमवात हर रोज़ हो रही हैं। ऐसा क्या है जो हम नहीं अपना सकते, जिसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते? बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपनाने से क्यों कतरा रहे हैं? समझ से बाहर है। हर रोज़ एक मैसेज हर तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ रवैये हमने ऐसे देखे हैं बाज़ारों में, हस्पतालों में, आम मार्केटों में, चलते फिरते, घरों से बाहर निकलते हुए कि अफसोस है। वो रवैये दिखाना आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि ये रवैये जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इससे परेशानियां बढ़ रही हैं, इससे केसेस बढ़ रहे हैं, मिसालें हमारे सामने हैं। हम इन हालात के मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं है कि एक बार फिर से हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं जब कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस जो थे वो रिपोर्ट हो चुके थे। अभी हमें बसाम ने ज्वाइन किया है, कुछ रवैये आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये हालात हैं जिसकी वजह से हम दोबारा से खुदा न खास्ता उस फेज में ना चले जाएं। दिखाने का मकसद क्या है कि आप सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। बढ़ते हैं PIC में, जहां पर हमारे रिपोर्टर बसाम सुल्तान मौजूद हैं। ओवर टू यू। जी अन्ना, बिल्कुल इस वक्त मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर मौजूद हूँ। 3:30 का वक्त हो रहा है
اور کرونا SOPs پر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے یہ یہاں پر واضح طور پر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، چاہے ہسپتال کے اندر کا علاقہ ہو، ہسپتال کے باہر کا ہو، بلکہ شہر کے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر جو کرونا SOPs ہے ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ ماسک کا جو ہے وہ لوگ باقاعدگی سے جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ بالکل مینٹین نہیں کیا ہوا، سماجی فاصلے کو جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا ہوا، ماسک کا جو ہے وہ تمام لوگوں نے استعمال جو ہے وہ نہیں کیا ہوا۔ شاذ و نادر آپ کو فرد نظر آتے ہیں جو یہاں پر ماسک کا جو ہے وہ استعمال انہوں نے کیا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر یہاں پر جو کھانے پینے کی اشیاء بک رہی ہیں وہ کھانے کے لیے جو آنے والے افراد ہیں وہ ہاتھ دھونے کا بھی جو ہے وہ یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہاں پر بلکہ مختلف ہاسپٹلز کے باہر آپ کو اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ آ جا رہے ہیں اور ان نے ماسک کا جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کرونا SOPs ہیں اس پر بھی جو ہے وہ مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ کرونا SOPs پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آپ نے PIC کے باہر کے مناظر دیکھے ہیں، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی نہیں ایسا ہے جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا، کچھ لوگ ہیں، لیکن یہ کچھ لوگ نہیں ہونے چاہیے، بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے تبھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہاسپٹلز، بازار یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر الٹیمیٹلی آپ کو رش ملنا ہی ملنا ہے۔ رش والی جگہ پر تو آپ نے جانا ہے، لیکن اپنی کیئر کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ بنانا ہے، اس کا واحد ایک حل یہی ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے اور ڈسٹنس مینٹین رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے تحت سینیٹائزر کا استعمال بھی کرنا ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فرحان یامین نے، وہاں کے حالات انہیں سے جان لیتے ہیں۔ اوور ٹو یو فرحان۔ جی بالکل، اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں اور میں اچھرا بازار میں موجود ہوں، اور اچھرا بازار کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، رش بڑھتا جا رہا ہے۔ شاپنگ کے خواہشمند مرد حضرات، ہر عمر کے جو شہری اس وقت اچھرا بازار کے اندر شاپنگ کر رہے ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور دیگر جو شہری ہیں وہ بھی شامل ہے۔ بہت زیادہ اس وقت جو اچھرا بازار ہے اس میں رش دیکھنے میں آیا، اور اس رش کے اندر جو SOPs ہے اس کے اوپر قطعی طور پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہری ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں، کرونا SOPs کے اوپر جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے تھے حکومت کی جانب سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا ہے۔ ماسک نہ ہونے کے برابر ہے، دکانوں کے اندر کہا گیا تھا سینیٹائزر ہوگی، وہ بھی نہیں ہے۔ دوسری جو لہر ہے کرونا کی اس وقت وہ سر اٹھا رہی ہے، اور شہریوں کو بار بار تنبیہ حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کرے، سماجی فاصلہ رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس وقت اچھرے بازار کے مناظر ہیں وہ ٹوٹلی جو کرونا SOPs کی خلاف ورزی ہے وہ والے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں۔ کوئی بھی شخص سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا، دکان کے اندر بہت زیادہ رش دیکھنے میں آیا، بازار کے اندر بہت زیادہ رش دیکھنے میں آیا ہے۔ اس قدر زیادہ رش ہے کہ دو شہری برابر سے گزرے تو جو ان کے درمیان فاصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان بازار کے اندر قطعی طور پر جو SOPs ہے اس کے اوپر عمل درآمد کراتے ہوئے کوئی بھی حکومتی جو شخصیت ہے، جو حکومتی اہلکار ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ جو دکانداروں کی جو ذمہ داری تھی جس وقت حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو جو تاجر تھے انہوں نے کہا تھا کہ حکومت SOPs بنائے، اس کے اوپر ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ حکومت نے SOPs بنا دی ہیں لیکن اب عمل درآمد کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ کرونا کی دوسری لہر ہے جو کہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ فرحان یامین، City at 10۔ جی تھینک یو فرحان، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ کل کے مناظر ہیں اچھرا بازار کے۔ یہ وہ شہر کا بازار ہے جہاں ہر روز بہت زیادہ رش دیکھا جاتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم صرف بیٹھ کے SOPs پر عمل درآمد کی بات کرتے رہیں گے، بچے آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کے ساتھ موجود ہیں، دکاندار جو ہیں وہ اس چیز کی پابندی نہیں کرا رہے ہیں، کوئی ماسک پہن کے آئے، ڈسٹنس کس حد تک مینٹین ہے، واضح طور پر یہ مناظر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف SOPs کی بات کی جاتی ہے، امپلیمنٹ کس نے کرانا ہے، دکانداروں کو کس نے جو ہے اس چیز کا پابند بنانا ہے، بظاہر ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ خواتین موجود ہیں، دکاندار جو ہیں وہ اپنی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن کہیں پر ماسک کا استعمال، ڈسٹنس مینٹین کرنے کی جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آیا جو SOPs بنا رہے ہیں، جو ان کی بات کرتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہے، ان کو بھی نظر آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی ذمہ داری سمجھیں
कि हमने SOPs का ख्याल रखना है। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कंट्रोल किस तरह से हो सकता है, हमारी और आपकी मिलजुल के जो काविशें होंगी उससे। अनारकली बाजार का रुख करते हैं, ज़ीशान सफदर वहाँ हैं, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं और उसी के पेश नज़र अगर देखा जाए तो जो SOPs हुकूमत की जानिब से जारी की गई थी वो सारी की सारी हवा में उड़ा दी गई हैं। तकरीबन 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 95 लोग ऐसे हैं जो मास्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ना ही यहाँ पे मुख्तलिफ बाज़ारों में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही मास्क को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इस वक्त मैं यहाँ पे अनारकली बाज़ार के यहाँ पे किनारे पे मौजूद हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का गुज़र हो रहा होगा यहाँ पे और बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे जो कि बगैर मास्क के यहाँ से गुज़र रहे हैं। अमवात में भी इजाफा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मास्क का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे किसी दूसरे को वायरस ना लगे या फिर वायरस के फैलाव में कमी वाक़ हो। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल लाशऊर हो चुके हैं और SOPs का ध्यान बिल्कुल छोड़ दिया है। सबसे पहले जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो तब उस वक्त ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, ख़ासतौर पे मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। लेकिन जो ही कुछ दिन गुजरे हैं तो लाहौर में देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ बाज़ारों में मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं थैंक यू सो मच ज़ीशान। आप अनारकली बाजार के मनाजिर दिखा रहे थे, ज़ीशान के पीछे छोटे से बच्चे भी मौजूद थे जो कि स्कूल से वापस आ रहे थे। आपने देखा मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बाजार में भी यही मनाजिर हैं, आप बाइक्स पे लोगों को देख सकते हैं, रिक्शे वहाँ पे खड़े हैं, आप उन लोगों को देख सकते हैं। सभी लोग जो हैं इस चीज़ को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। अगर बाजार में इक्का दुक्का लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग हमें विदाउट मास्क और वो जो डिस्टेंस मेंटेन करने की हम बार बार बात कर रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करते नहीं नजर आएंगे तो इससे परेशानी बढ़ेगी और ऐसा ही हो रहा है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जहां रवैयों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर जब कोरोना की लहर में हमने शिद्दत देखी तो एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम हमने खुद इंप्लीमेंट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। हमारे अपने ही दफ्तर के मनाजिर में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पर अगर कैमरामैन की बात की जाए, स्टूडियो में जितने लोग मौजूद होते हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारे MCR के लोग, रिपोर्टर्स, असाइनमेंट, जितने लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं सभी SOPs को फॉलो कर रहे हैं। ये उस वक्त के तमाम मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जब कोरोना की पहली लहर ने शिद्दत इख्तियार की और अब भी इन्हीं तमाम रूल्स को जो है फॉलो किया जा रहा है, इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। हर जगह पर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हम बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के जो है पाबंद बना रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। जगह जगह ऑफिस में ये लिख के लगाया गया है कि मास्क के अलावा अगर कोई नज़र आया तो उस पर जो है फाइन्स किए जा रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि पाबंद किया जाए तमाम तर लोगों को कि उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी कैसे रखना है। तो ये चीज़ें दिखाने का मकसद आपको यही था कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, जब कभी भी बाहर जाना है तो SOPs का ख़ास ख्याल रखना है। अब इसमें बिहेवियर बहुत मैटर करते हैं। आगे चल के बिहेवियर होता क्या है, किस तरह से हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या नकाइस होते हैं जब हम और नॉर्मली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते, कहाँ पे डिस्टर्बेंस है, इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे आगे चल के। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे रवैयों की। मजमूई रवैये ऐसे क्यों हैं कि हमें हमेशा से चीज़ों को खुद ब खुद जो है वो रियलाइज चीज़ें नहीं होती बल्कि बार बार जिक्र करके याद दहानी करा के चीज़ों का पाबंद बनाया जाता है। ऐसे रवैये क्यों हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। सो नाज़रीन, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं रवैयों की तब्दीली की। क्यों जो है हमें रवैये एक जैसे नज़र नहीं आते, क्यों इस कदर तब्दीली है। हम एक चीज़ का पाबंद बनाते हैं तो आप उस चीज़ को कर लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ ही देर बाद आप फिर से दोबारा से उस चीज़ को तब्दील कर लेते हैं।
आया ऐसी क्या चीज़ है हमारे रवैयों में जो कि हम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, हालात के मुताबिक जो है अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, वजूहात इसकी क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराऊंगी जी। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ प्रोफेसर रुबीना जाकिर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ ये मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम मजमूई तौर पर रवैये डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अजीब सा एक सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आप लोगों को बारहा पाबंद बना रहे हैं, आप लोगों को बारहा मैसेजेस, हमारे पास रिंगटोन की एक मिसाल मौजूद है, हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों को बार बार एक मैसेज पहुँचा रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरह से हमने बाज़ारों की सूरत हाल दिखाई है, बाहर लोग फिर रहे हैं, सूरत हाल दिखाई है, एक डर खौफ की अलामत होती है ना, डर का एक एलिमेंट वो भी लोगों में से अब ख़त्म होता चला जा रहा है। क्या वजूहात है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो जो मेन वजूहात इसमें नज़र आती हैं कि हमारे लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग जो है इस डिज़ीज़ के बारे में अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। क्योंकि जब किसी डिज़ीज़ के बारे में, किसी भी कोई नई बीमारी आती है तो उसकी जो हम SOPs लेके आते हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं लेकर, तो उसमें लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है। तो पहले तो मैं मास्क की बात करूंगी कि जब हम क्योंकि जब मेरे करीब या एक सोशल साइंटिस्ट के करीब मास्क पहनना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह की, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को भी और दूसरों को भी इस बीमारी से बचाएं, बीमारी को फैलने से रोकें। तो उसके लिए हमें जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स इसमें बताई गई हैं, वो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे और उसको उसी तरीके से फॉलो करे। अब बात की जा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तभी जो काम हमारे करने वाले हैं हम टाइमली कर सकेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई क्यों नहीं समझता? कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इस पे अपना रोल जो है वो आगे बढ़कर अदा करना है? कैसे इस चीज़ का लोगों को हम बताएंगे? देखिए, इसमें यह है कि ह्यूमन नेचर है कि हम जो इंसान जो चीज़ें देख रहा होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो अब हमारे अराउंड बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या SOPs नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो लोग देखते हैं कि अच्छा जी इसने नहीं पहना हुआ तो मुझे भी क्या पहनने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात होता है कि हमने मास्क पहना हुआ है, हम किसी मीटिंग में गए हैं बट 5-6 लोगों ने और नहीं पहना हुआ, तो आप खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि मास्क पहनना, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नहीं पहना होता है तो आप खुद भी रिमूव कर देते हैं। तो हम उन रवैयों को फॉलो कर रहे होते हैं जो हमारी सोसाइटी में चल रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, पहले तो मैं बताना चाहूँगी, इसमें एक रवैया ये भी मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे है कि मास्क अगर 1-2 लोगों ने पहना है तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अजीब चीज़ है। मतलब आप बजाय इसके कि किसी से देख के कुछ सीखें, आप उनको डीमोटिवेट करते। जी, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। मैं इसको बताना चाहूँगी कि पब्लिक हेल्थ के कॉन्सेप्ट में कि देखिए कोई भी डिजीज़ आती है उसमें बहुत सारे लोग ससेप्टेबल होते हैं, यानी एट रिस्क होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्फेक्टिव होते हैं, वो डिजीज़ उनको हो चुकी होती है, और कुछ वो लोग होते हैं जो कि वो रिमूव हो चुके होते हैं, या तो डेथ से रिमूव हो चुके हैं, या वो सोशल आइसोलेशन में जा चुके होते हैं, या वो मास्क यूज़ कर रहे होते हैं और अपने आप को इस बीमारी से बचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमें अगर इस मॉडल को देखना है तो हमें कोशिश करनी है कि हमने इस मॉडल से अपने आप को किस जगह पे रखना चाहते हैं। क्या हम अपने आप को रिस्क में रखना चाहते हैं, क्या हम आपको इन्फेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, या हम अपने आप को सेफ मोड में रखना चाहते हैं कि हमने मास्क पहनना है और मास्क पहनने के साथ साथ हमने दूसरे SOPs भी फॉलो करने हैं। क्योंकि मैंने देखा लोगों में ये भी कॉन्सेप्ट है कि अच्छा जी मास्क पहन लिया तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो उसके साथ ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करें। उसके बाद हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस है उसको ज़रूर फॉलो करें। जो कुछ लोग हैं हैंड वॉश करते हैं, बड़ी जल्दी में कर लेते हैं, जस्ट फॉर 5 सेकेंड, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो कोई काम नहीं दे सकेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट शुड बी एटलीस्ट 40 सेकेंड्स होना चाहिए कि हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस इस तरह से हम अपनी लेकर चलें। सही। कुछ हम बात कर रहे हैं आदतें डेवलप करने के हवाले से। मुझे बताइएगा, इर्द गिर्द के माहौल का आपने जिक्र किया कि बहुत डिपेंड करता है कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग एक चीज़ को आम प्रैक्टिस में लेकर चल रहे हैं। अभी तो हम बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रहे हैं कि आपको मैसेज बार बार दिया जा रहा है, चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन हम एक दिन उसको लेकर चलते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन हम फिर उसको जो है वो नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। वो एक कहा जाता ना कि आपकी चीज़ें अब लाइफस्टाइल का हिस्सा बननी चाहिए, आपको खुद इस चीज़ की पाबंद, हम अपने आप को खुद ब खुद चीज़ों का पाबंद कैसे बना सकते हैं?
देखिए, एक तो ये कि इसको सोशल नॉर्म बनाना पड़ेगा कि मैंडेटरी है कि जी सारे लोग इसको फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ ये कि वॉलेंट्री वेयर मास्क वेयरिंग का भी कल्चर आया, और फिर साथ साथ उन्होंने देखा है वॉलेंट्री जो मास्क पहन रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं, ओनली 5 to 10% लोग मास्क पहन रहे थे, और उसका नुकसान ये भी हो रहा था कि स्टिग्मेटाइजेशन थी, यानी जो लोग मास्क पहन रहे थे उनको समझा जा रहा था तो हो सकता है इनको डिजीज़ है तो इसलिए पहन रहे हैं। तो इसलिए फिर बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, मैंडेटरी मास्क पहनने पे आ गए। वो जब मैंडेटरी मास्क पहनने पे आए तो इसलिए कि हर किसी को पहनना है, फिर वो आहिस्ता 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 वो कल्चर का एक हिस्सा बन गया। फॉर एग्जांपल अब जापान की बात करें तो जापान में सब लोगों ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मास्क पहनना शुरू किया और बहुत जल्दी उनके केसेस कम हो गए। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम मास्क पहन रहे हैं, हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है अपने जो कर्व है फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने का मतलब है कि हमारे कम से कम केसेस होंगे जो दूसरों को डिजीज़ नहीं फैला सकेंगे। तो ये सब लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हम मैंडेटरी पॉलिसीज़ लेकर आएँ इस सिलसिले में, और दूसरा ये है कि लोगों तक मासेस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि हमने मास्क पहना, उसकी फ़ायदा क्या है। अपने लिए भी पहनना है, लोगों के लिए भी पहनना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग की बात करना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं वो चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं और मतलब ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, और कुछ लोग इस कदर हम देखते हैं कि सीरियसनेस का मुजाहरा करते हैं कि वो चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। ये जो 3 रवैये हैं, किस तरह से आप इनको एक्सप्लेन करेंगी और क्या सजेस्ट करना चाहेंगी लोगों को? मौजूदा सूरत हाल में भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि आपको कहीं डिसीजन भी लेना पड़ता है, अपने आप को नॉर्मल भी रखना पड़ता है, खुशी गम सब चीज़ें हैं, इसमें रवैये कैसे जो हैं वो बेहतर होते हैं? देखिए, हमारे रवैये जो है, हमारा जो आउटकम होता है या हमारे जो भी हम काम कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसे लोग हैं जो कि SOPs को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी रिसर्चेस आई हैं कि वो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रो सोशल होते हैं। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है कि ये हमने करना है अपने लिए और दूसरों के लिए। बट कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नहीं, वो समझते हैं नहीं जी अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, मतलब हमारा एटीट्यूड ऐसा भी होता है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की बात करें और हम कह रहे हैं हम बहुत एहतियात कर रहे हैं, क्या एहतियात का मतलब ये है कि आप घरों से बाहर ना निकले, अपने काम ना करें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम SOPs को फॉलो करें, और SOPs बार बार हम बता रहे हैं कि जी आपने मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। ये 3 से 4 स्टेप्स हैं, अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को सेफ रख रहे हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मास्क पहन रहे हैं और कुछ ज़्यादातर लोग नहीं भी पहन रहे, लेकिन जो लोग पहन रहे हैं वहाँ पे भी ज़रूरी है कि मास्क को अप्रोप्रिएट वे में पहने, क्योंकि एक ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारे लोग मास्क को बहुत ज़्यादा टच कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम किसी भी और दूसरी सरफेसेस को टच करते हैं तो ये चांस होता है कि हम इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं। फिर ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आमतौर पे ह्यूमन बीइंग जो है अपने फेस को 15 से 20 टाइम 1 घंटे में हम टच कर रहे होते हैं, और अगर हमने ऐसा मास्क कोई पहना हुआ है जो कि इरिटेशन कर रहा है हमें, तो इसका मतलब है हम बार बार उसको टच करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे मास्क यूज़ करें। एक तो ये है कि उसमें लेयर्ड मास्क होना चाहिए, फिर हम उसको अप्रोप्रिएट वे में पहने। एक चीज़ जो कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं स्टूडेंट्स में देखने में आता है बहुत सारे मास्क हैं लेकिन वो नोज से नीचे रखते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें ज़रूरी है कि हमारे फेस को अप्रोप्रिएट वे में कवर किया हो और स्पेशली नोज़ को ज़रूर कवर किया हो, और इसके अलावा जो है हमें ऐसे मटेरियल का मास्क पहनना है जिसके हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर सके। और दूसरी बात यह कि हमें हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखना। सही। अच्छा, कोरोना की जिम्मेदारी की जहाँ पर हम बात करें वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त लेसन जाता है कि आप अपने साथ जब दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वो ज़रूरी चीज़ है जो माशरे में सिर्फ हमें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी दूसरी सेगमेंट्स ऑफ लाइफ में भी हमें ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी एक प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़, जर्मनी में एक स्टडी हुई और उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग SOPs को फॉलो कर रहे थे, मास्क भी पहन रहे थे और बाकी सारे, वो बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनके दिलों में, जैसे मैंने कहा ना कि एम्पैथी बहुत ज़्यादा थी, और वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे थे कि वो दूसरे लोगों का ख्याल कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो ना सिर्फ हमें कोरोना से बचाने में कामयाब कर रही हैं, बल्कि हमारे अपने बिहेवियर्स को, हमारे रवैयों को इम्प्रूव करने में भी। बिल्कुल, और यही आज का मैसेज था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, सिर्फ कोरोना SOPs को ही, तो आपकी ज़िंदगी में एक सफाई सुथराई वाला एलिमेंट तो आएगा ही, आप अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना भी
भी सीखेंगे, आप लोगों के क्लोज, अपने प्यारों के क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगती थी जब कोई आपको बैठ के कहानियाँ सुनाता था, सर्दी हो और आप बैठ के आराम से किसी से कहानी सुन रहे हैं, और वो कहानी भी ऐसी कुछ सबक आमोज जिससे आप कुछ सीखते थे, जिससे आपको पता चलता था कि आप किन हालात में हैं, किस तरह दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, कोई ना कोई मैसेज जिसके अंदर छुपा होता था। ये चीज़ें पुरानी होती जा रही हैं। ये जब से हम देख रहे हैं दुनिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रही है, डिजिटल दौर आता जा रहा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। छोटे छोटे बच्चे वो जो कहानियाँ अपने बड़े बूढ़ों से सुनते थे, वो तो सिलसिला अब बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। पुराना कुछ इसलिए भी हो चुका है कि अब बच्चे कुछ नया चाहते हैं, तो कहानी सुनाने का अंदाज भी तो नया हो सकता है। आपने अपने बच्चों के पास बैठना है, आपने उनको कुछ सुनाना है, तो कुछ नए अंदाज से क्यों नहीं। तो ये नया अंदाज क्या है, आज के शो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान अम्मारा शाह, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ये काम कर भी रही हैं। तो आज के दौर में जब ये सब चीज़ें पुरानी हो गई थी, तो नए स्टाइल के साथ मैदान में अम्मारा कैसे आई हैं, अम्मारा से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच अम्मारा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए। सेकेंडली, एक हमारी जो बहुत ज़बरदस्त रिवायत थी उसमें आपने दोबारा से, मैं कहूँगी, जान डाल दी है। कैसे ये आइडिया आया? बिल्कुल ऐसे ही ये आइडिया आया कि जब आप ह्यूमन पर्सनालिटी को, ह्यूमन बॉडी को, उसके माइंड को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसके ऊपर गौर करने के बाद ये पता लगा कि जो स्टोरी है, ये स्टोरी ये नहीं है कि आप बाहर से कोई चीज़ एडिशन इन अ पर्सनालिटी है, बल्कि स्टोरी तो हमारी अपनी ज़ात का हिस्सा है। स्टोरी असल में, आपने भी ये बहुत अच्छी बात की कि स्टोरी जो है वो आउटडेट ज़रूर हो गई है, लेकिन मैं इसको कहूँगी कि जिस तरह डिजिटल दौर आ गया तो स्टोरी ने अपना भेस बदल लिया है। लेकिन स्टैंडर्ड स्टोरी टेलिंग का तरीका जो मैंने दोबारा से इसको रिवाइव किया, उसकी रीज़न ये है कि मेरा ये ख्याल है, और इतनी रिसर्च इस पर हुई हैं, कि बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन, आई टू आई कांटेक्ट, ये कितना ज़रूरी। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और वो चीज़ें जो आपके सामने करके दिखाई जाती हैं, करके सुनाई जाती हैं, उसका तो अल्टरनेट कोई नहीं होता, उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, ये जो नया तरीका आपने, जैसे आपने कहा कि आपने रिवाइव किया, क्या क्या चीज़ें इसमें आपने ज़रूरी समझी कि इसको अब स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बनाना है? शुरू में तो बहुत आसान लगा स्टोरी लिखनी है, बिकॉज आई वॉज राइट, शुरू से ही कहानियाँ लिखने का मुझे आइडिया था, अंदाज़ा था, लिखना आता था, पसंद था ये काम। तो ये समझा कहानी लिखेंगे और खड़े होकर सुनाना शुरू कर देंगे तो ये बहुत आसान है। लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस ऑडियंस से आना शुरू हो गया कि मुझसे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, आपकी किताब कब आ रही है? अब मेरा कोई प्लान नहीं था किताब का। उसके बाद बच्चों ने इंटरेक्शन इतना अच्छा शो करना शुरू किया कि मुझे लगा इसमें प्रॉप्स को ऐड करना है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी किताब खोल के पढ़ूँ कि बच्चों को कैसे स्टोरी सुनाई गई है, मैंने फील्ड में जाके ये देखा है कि किस किस स्टेप पर मैं मजीद खुद को ग्रो कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने पपेट्स बनाए खुद, उसमें प्रॉप्स ऐड किए बच्चों की अटेंशन के लिए, बच्चों की अटेंशन के लिए। और मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ आजकल के बच्चे जो हैं उनकी आंखें खीरा हो चुकी हैं, मोबाइल फोन्स के अंदर स्टक हो चुकी हैं। दो मैं इतना अगेंस्ट नहीं हूँ डिजिटल मीडिया के, वो एक हकीकत है कि डिजिटल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, से इनकार नहीं है। हाँ, लेकिन इतना एक्सेस, इतना ज्यादा यूज उसका बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपके पास किताब की फॉर्म में अल्टरनेटिव हो तो बच्चों की एजुकेशन नहीं रुकती और साथ ही साथ एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। और मतलब इस कोरोना के पूरे सिनेरियो में जब बच्चे घर पे थे तो सब पेरेंट्स ये शिकायत कर रहे थे कि बच्चे मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप पे सारा दिन अपना वेस्ट कर रहे हैं। हमने ये क्यों नहीं सोचा कि हम कुछ इस तरह से अपने बच्चों को अपने साथ जो है एंगेज करने के लिए कुछ ऐसा प्लान करें। ये मुझे आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त लगा है कि बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम जो पहले कहानियाँ सुनते थे उनको हम ऑब्वियसली वो ओल्ड स्टाइल था, बहुत नई चीज़ें आपने ऐड की हैं। हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी रिवायत होती थी, वो भी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस की सिचुएशन ये है कि इस टाइम एजुकेशन से ज़्यादा जो इंटरेस्ट है स्कूल सिस्टम का, जो कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम है, उसका इंटरेस्ट डिवाइड हो चुका है। अब वो किस तरफ है वो एक अलग बहुत लंबी बहस है, लेकिन बात ये है कि एक माहौल है, एक सेटिंग है जिसके अंदर लर्निंग या तो होनी है या लर्निंग नहीं होनी। और जब लर्निंग होनी है तब तो होनी है, लेकिन जब नहीं होनी तो वो ना सिर्फ ये कि लर्निंग नहीं होनी, लेकिन वो एक रिवर्स स्टेप होता है टुवर्ड्स लर्निंग। यानी बच्चे ये इस
environment سے متنفر ہو کے learning سے اپنا دل کھینچ لیتے ہیں. اچھا ہمارا کچھ نئے آئیڈیاز بھی بہت مطلب آپ نے بتایا کہ آپ نے پراپس ایڈ کیے, چیزیں ایڈ کی, سٹوری کا بھی نیا آئیڈیا, بہت زیادہ بچے ماشاءاللہ اس قدر شارپ ہیں, آپ نے ان کو کس طرح سے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے, کچھ نئی نئی چیزیں ڈھونڈنی ہے, تو کس طرح سے آئیڈیاز آپ اکٹھے کرتی ہیں؟ سٹوریز کے بعد بہت زیادہ جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اور سٹوریز سنائیں, میں بھی چاہتی تھی کہ میں ایک کے بعد ایک شو کرتی جاؤں اور بچوں کو اس طرح سے انگیج کروں, بیکاز مجھے بہت زیادہ شوق ہے, مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح, لیکن کانٹینٹ نہیں تھا نا. مارکیٹ کے اندر آپ پھر کر دیکھیں, آپ کے پاس اردو میں کانٹینٹ نہیں ہے, اگر کانٹینٹ ہے تو وہ کوالٹی اسٹینڈرڈ کانٹینٹ نہیں ہے. بالکل. تو پھر اس کے لیے میں نے ابھی تو اٹس مائی فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے, اور ابھی انشاءاللہ یہ دسمبر میں ہم اس کو لانچ کریں گے. لیکن میں اور یہ جو ہے نا ڈیجیٹلی پینٹڈ ہے. جو میرا اس کتاب کو بنانے کا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اس کے اندر ڈرائنگز ہوں وہ کیچی ہوں, ڈیجیٹلی پینٹڈ ہوں. مجھے بہت لوگوں نے کہا سٹارٹ سمال کر لیں, ڈیجیٹل آرٹ مہنگا ہوتا ہے, آپ اس طرح نہ کریں, آپ اس کو سٹارٹ کریں, ہمارے بچوں کو کہانیاں چاہیے. اینڈ آئی واز لائک کہ جسٹ ہولڈ آن, مجھے دیکھنے دیں, کیونکہ میں کوالٹی کے اوپر, مجھے کوالٹی لٹریچر پڑھنے کا شوق ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کون کون سے ایلیمنٹ پر رک جاتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اب سٹوریز میں آپ کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ میسیج ایک دینا ضروری ہوتا ہے بچوں کو, اوبیسلی موجودہ حالات کو لے کر کچھ نہ کچھ اس میں میسیج ایک چھپا ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ آپ نے جو بات کی نا کہ میسیج کو چھپا ہونا چاہیے, میرا یہی آئیڈیا ہے کہ میسیج کو چھپا ہونا چاہیے. ضروری نہیں آپ کہانی کے اینڈ میں لکھیں بچوں آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا, یہ پرانا سٹائل تھا. اور اس کے اندر سٹوری سناتے ہوئے اگر آپ یہ لائن اینڈ میں ایڈ کر دیتے ہیں نا, تو آپ بچے کی تھنکنگ کو وہاں تک محدود کر دیتے ہیں. لیکن اب جو سٹائل ہے سٹوری, جو میرا سٹوری رائٹنگ کا اور ٹیلنگ کا سٹائل ہے, اس کے اندر ہم اوپن اینڈڈ سٹوریز چھوڑتے ہیں. مین فوکس اس کے اندر جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی, مورلز, اخلاقیات اور بیسک سائنس کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں, جیسے فوٹوسینتھسس, پلانٹس کیسے بوئے جاتے ہیں, بیج کیسے بوئے جاتے ہیں اور وہ کیسے بڑے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہمیں کل کو سائنس کی کلاس روم کے اندر جا کے لگتا ہے یہ کوئی نئی چیزیں, بچوں کو لگے نہیں یہ تو کہانی میں سنی ہوئی ہے پہلے سے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ چیزوں کو جیسے کہتے ہیں نا گھول کے, کہانی میں گھول کے بچوں کو ایجوکیشن دینے کا پلان ہے, کانٹینٹ بھی اسی نیت سے. اچھا کہانیاں جب ہم اکثر سنتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو اس سینیریو میں تمام فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اب کی کہانیوں میں بھی اتنا دم ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو سچویشن میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا میں جب کہانیاں سناتی ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے ہم کس وینیو پہ بیٹھے ہیں. بچے پوچھتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا, پھر میں بتاتی ہوں اس کے بعد یہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا تھا, اور مجھے واقعی لگتا ہے کہ میں وہاں چل رہی ہوں. اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ایک بچہ تھا, اس کی نیٹو لینگویج پنجابی تھی اور وہ he was not that creative, اور میں اتنی کریٹیو بھی ہوگی. یہ میرا لرننگ ٹائم کی بات ہے, اب تو یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی, لیکن ایک فنی سی بات ہے کہ وہ مجھے ایسے کر کے دیکھ رہا فلیٹ فیس کے ساتھ کہ اچھا آنٹی کہانیاں سنا رہی ہے. اب میں کہانیاں سنا رہی ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پودنے نے کہا پودنی کو میرے کان میں پودنے نے دریا سے کہا میرے کان میں گھس جاؤ. تو جب میں نے کہا نا وہ, اور دریا سارا سمٹ کے اس کے کان میں آ گیا. میں نے جب یہ کہا نا تو اس نے, بچے نے سب کے سامنے, خاموشی تھی پورے روم میں, کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا. تو یہ کہ ایسے بچوں کو بھی سیم پیج پر لانا, بچوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں ہے. کسی بھی ٹائم کوئی بھی بچہ اٹھ کے کچھ بھی بول دے گا. آپ نے کیسے چیزوں کو گیدر کرنا ہے, یہ ایک سٹوری ٹیلنگ ایک الگ چیز ہے, بچوں کو انگیج رکھنا الگ چیز ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز کے اندر بیلنس ہوئے گا تو سیشن بھی کریٹیو ہوئے گا, وہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوئے گا, وہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہوئے گا. صحیح, بہت زبردست چیز ہے. اور پھر آپ نے بہت زبردست یہ بات کی ہے کہ بچوں ساتھ لے کے چلنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور لاہوریوں کے لیے ہمارے پاس ایک زبردست نیوز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایونیو مال جو کہ پی بلاک DHA میں واقع ہے, یہاں پر 23 کو یعنی جمعے کے دن ملٹی برانڈ سٹور اوپن ہو رہا ہے, جس میں 25 سے زائد فیشن برانڈ اوپن ہو رہے ہیں, اور جس میں آپ کو تمام برانڈ پر 50% ڈسکاؤنٹ بھی ملیں گے. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ مین, ویمن, کڈز اور ہر طرح کی فیشن سے متعلق پروڈکٹس یہاں پر موجود ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ لاہور کے سب سے بڑے انٹرٹینمنٹ سینٹر پلیڈیم میں بھی 50% ڈسکاؤنٹ یہاں پر آپ کو حاصل ہوگا جمعے سے اتوار تک. تو ڈیٹس آپ نوٹ کر لیں, 23 سے 25 اکتوبر, اور ان 3 دنوں میں ایونیو مال
ज़रूर विजिट करें, जो कि पी ब्लॉक DHA में वाक़ है। आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। सेगमेंट्स में सबसे पहले शामिल करेंगे आज के भाव। हमारे साथ जीशान मौजूद हैं। जीशान, बताइए मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, नए दिन का आगाज़ होते ही सब्जियों की कीमतों में भी मुख्तलिफ जो है इनके रेट्स होते हैं। ख़ास तौर पे बात की जाए आलू की, प्याज की, टमाटर की, तो इनके रेट्स गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज के रोज़ भी वैसे ही सेम है, कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है। बाकी सब्जियों में थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है। इस हवाले से बात की जाए आलू की, तो आलू 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ मटर जो है वो 220 रुपये फ़ी किलो, सब्ज़ मिर्च 240 रुपये फ़ी किलो। इसके साथ साथ टमाटर जो है वो आज 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि शिमला मिर्च जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो, प्याज 70 रुपये, चाइना लीमू 80 रुपये, देसी लीमू 220 रुपये, भिंडी 100 रुपये, गोभी 80 रुपये और इसके साथ साथ करेला जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि गाजर 40 और कद्दू भी 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि बैंगन जो है वो 30 रुपये किलो और चाइना अदरक जो है वो 360 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। और इसके साथ साथ लहसुन जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो और मेथी जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इन सब्जियों के जो रेट्स हैं वो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत ओके, थैंक यू सो मच जीशान। सब्जियों के रेट आपने बताए। आगे बढ़ते हैं और ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बीफ पर केजी यहाँ पर आपको मिलेगा 450 रुपीज़ में और बीफ मेंस आप खरीद सकेंगे 850 रुपये किलो। इसके बाद जी मटन पर केजी अवेलेबल है 1350 रुपये में और मटन मेंस आप खरीद सकेंगे 1650 रुपये में। और इसके बाद गवर्नमेंट रेट के मुताबिक चिकन मार्केट में अवेलेबल होगा। जिंदा मुर्गी 170 रुपये किलो में आप खरीद सकेंगे और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 246 यानी 246 रुपीज पे। एग रेट्स क्या हैं वो भी जान लीजिए जी। सबसे पहले है रिटेल प्राइस 164 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी होलसेल से अगर आप खरीदेंगे 2 रुपये की बचत कर सकते हैं। 162 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं 163 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, बचत बाजार। तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जी। ब्रांड है हमारे पास लॉनेस्पर, अगर आप जाएंगे तो अप टू 50% ऑफ है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अलकरम स्टूडियो, अप टू 60% ऑफ है यहाँ पर। कारफोर पर अगर आप जाएंगे प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल है मैं आपको बताऊंगी जी। पामर शैम्पू है 400 ml इसका पैक है, कीमत है इसकी 1019 रुपये। प्रमोशन पर 868 151 रुपीज आप बचा सकते हैं। क्रिस्पियर फूड सिवर है जी, लार्ज पैक है और इसकी रिटेल प्राइस 579 है, प्रमोशन पर 349 यानी 230 रुपये। अच्छी खासी बचत है जी इस पे। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।